चलिए, मैं बताऊंगा कौन देख रहा है रिकॉर्डिंग। पीटीएम में जब तुम्हारे घर वाले आएंगे उनको दिखाएंगे। तो गाली का मतलब ये नहीं होता है बदमाश बेवकूफ, ये बोलना होता है। फंगाई, ठीक है, फंगाई की बात करेंगे। अपन ने थियरी आई थिंक काफ़ी हद तक डिस्कस कर ली थी, और अब अपन इसका आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे। दे आर कॉस्मोपॉलिटन, ये लोग कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब है सब जगह पाए जाते हैं, फिर भी इनका फेवरेट होता है कुछ, बात नहीं करना है, फिर भी दे प्रीफर, क्या प्रीफर करते हैं ये लोग, तो वार्म एंड मॉइस्ट कंडीशन। क्या प्रीफर करते हैं? वार्म एंड मॉइस्ट कंडीशंस। क्या मतलब होता है इसका? गर्म एवं नमी वाली जगह, वहां पर ये और तेजी से ग्रो होंगे, ये प्रिफर्ड है। इसके अलावा भी बाकी जगह ग्रो होते हैं, मिट्टी में, पानी में, इधर उधर मॉइस्चर में, लेकिन ये प्रिफर्ड एरिया है, ठीक है। देन फंगाई के बारे में आप बोलेंगे इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, तो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमेशा हमेशा आपको मिलेगा हेटेरोट्रॉफ। कभी भी ये खाना खुद नहीं बना सकते, क्योंकि इनको आप हिंदी में बोलेंगे परपोषी होते हैं। कभी भी ये खाना अपना खुद नहीं बनाते हैं। हेटेरोट्रॉफ में आपके सारे टाइप के अलग अलग वैरायटी जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, सिम्बायोटिक हो सकते हैं, वो सारा, ठीक है। जैसे कि ए आप ले लो, सिम्बायोटिक, जिसमें एग्जांपल आ जाएगा आपका माइकोराइजा। माइकोराइजा का हिंदी भी माइकोराइजा ही है, ठीक है, जिसमें माइको शब्द का मतलब होता है फंगाई, और राइजा वर्ड का मतलब होता है रूट्स ऑफ हायर प्लांट, उच्च पादपों की जड़ें और फंगाई आपस में जुड़ते हैं। और तो क्या रिश्ता है? तो फंगाई जो है वो रूट्स को क्या देता है, और रूट्स फंगाई को क्या देते हैं? तो रूट्स से तो एक ही काम है, फूड मिलेगा, क्योंकि ये खाना खुद नहीं बनाते हैं। फंगाई से रूट्स को क्या मिलता है? मिनरल्स, जिसको आप खनिज पदार्थ कहेंगे हिंदी में। मिनरल्स में मेनली कौन सा? फास्फोरस एंड नाइट्रोजन N2, ये मेन है। उसके साथ साथ ये प्रोटेक्शन देंगे, उसके साथ साथ पानी भी ला के देंगे। ये सिम्बायोटिक रिलेशन हो गया माइकोराइजा या लाइकेंस के थ्रू। लाइकेंस के अंदर भी यही कॉम्बो होता है, आल्गे प्लस फंगाई, उनका कॉम्बो है, रिलेशन सिमिलर होता है। फंगाई खाना मांगता है और आल्गे खाना देता है, और बाकी ये जो चीज़ें मिनरल्स और पानी ला के देना है, वही काम फंगाई वहां पर भी कर रहा होता है, उसी रिलेशन में। इज दैट क्लियर? ठीक है, लिखो पानी किधर गया। हाँ, क्या प्रोटेक्ट करता है? सुरक्षा देता है। प्लांट की रूट्स को सुरक्षा देगा ना फंगाई। एंटीबायोटिक सिक्रेट करते हैं, नहीं करते ये लोग, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होगा। जैसे ही हो जाए मुझे बताओ, अपन आगे बढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन अपन एक्सप्लेन कर चुके हैं ऑलरेडी, तो अपन फटाफट इसके इंट्रो को कवर करते हुए ट्राई करते हैं कि आज अपन रिप्रोडक्शन ऑफ फंगाई खत्म करके फाइको के आसपास पहुंच जाएं। डन? लिखने में थोड़ी स्पीड रखें, फुर्ती रखें।
मैंने आपको होमवर्क दिया हुआ था और मैंने कहा था मैं चेक करूंगा, नहीं बोला था? आलमबाग में बोला था। वो लोग तो सब करके आए भी थे, तो मतलब मैं बोलूंगा तभी चेक होगा और करके आओगे। हाँ, अरे तो नालायकों, पहला चैप्टर हो गया, दूसरा चैप्टर में फंगाई खत्म होने वाला है। इंट्रोडक्शन पूरा मैंने करा दिया एक ही दिन, ताकि इसको मैं तेजी से थियरी निपटा दूंगा। तो आपका सेकंड चैप्टर भी 3 एक लेक्चर के बाद खत्म हो जाएगा। तो आपको अब तक जितना हुआ 1.5 चैप्टर या 160% ऑफ दिस चैप्टर, उसका आपने मॉड्यूल से क्वेश्चंस कर लिए कि नहीं करें? कर लिए। सेकंड चीज आपको क्या करनी थी? ओरल टेस्ट के क्वेश्चन करने थे, मैंने वो भेजे हैं पहले से ही। चैप्टर 2 के भी भेज दिए थे 1 के साथ ही, करें। डीपीपी भेजे थे मैंने पूरे 11th के, करें। ये 3 चीज़ें करनी है बाय डिफॉल्ट। अगली क्लास मेरी आई थिंक फ्राइडे को होगी, राइट? फ्राइडे को मैं आपका असाइनमेंट चेक करूंगा, एक एक बंदे की बेंच पे आके मुझे प्रूफ चाहिए कि आपने असाइनमेंट किया है और ईमानदारी से किया है, ठीक है? वो आपके मॉड्यूल में दिखेगा ना कि 1 2 3 आपने टिक करा है, गलत हुआ था तो उसमें क्रॉस होगा या गोला होगा कि ये सर से पूछना था। और जबरदस्ती का 1 ABCD पीछे आंसर की टिक करके मत आ जाना। वो काम करोगे मुझे समझ में आ जाएगा। अगर आपने जेन्युइनली असाइनमेंट कंप्लीट किया है वो दिख जाएगा, ठीक है? तो हो सकता है आप डंडा खाने से बच जाओ, मार खाने से। मैं डंडा लेके आऊंगा, उस दिन मार पड़ेगी जो होमवर्क करके नहीं आएंगे वो। और ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि 12वीं पास लोगों को इस देश में टीचर को ये बोलना पड़ रहा है कि होमवर्क करके आना, मैं इस दिन चेक करूंगा और मैं डंडा लेके आऊंगा। अपने आप में यही दुर्भाग्यशाली चीज़ है, ठीक है? और ये बोलने के बाद भी कुछ नालायक होंगे जो मुंह उठा के आएंगे क्लास में और फिर बहाना मारेंगे, सर वो वाली कॉपी घर पे रह गई। हो गया है लिख के? चलो, तो ये लोग प्रिफर करते हैं वार्म एंड मॉइस्ट कंडीशन को, ठीक है? गर्म और नमी वाली जगह इनको बहुत ज़्यादा पोषण या ग्रोथ कराने में मदद करती है। जैसे कि इंडिया का क्लाइमेट है, तो कर लें यार, मैं फिर पढ़ाऊँ, ठीक है? तो इनका फेवरेट सीजन या कंडीशन जो है वो इंडिया की ही है। ट्रॉपिकल कंट्री जहाँ पे वार्म होगा, गर्मी होगी और मॉइस्चर होगा, नमी होगी, ठीक है? ये वही लोग हैं। अगर आप इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखोगे, ठीक है, तो वो हेटेरोट्रॉफ होते हैं। कभी भी ये खाना खुद नहीं बना सकते, कभी नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि इनके पास किचन ही नहीं है, इनके पास कभी भी क्लोरोफिल नहीं प्रेजेंट होता है, कभी भी नहीं। तो एक क्लोरोफाइलस ऑर्गेनिज्म है। अब ये लाइन एनसीईआरटी के बाहर की नहीं है, एनसीईआरटी की नॉलेज को अपने टेक्निकल शब्द में रख दिया कि दिस पीपल आर ए क्लोरोफाइलस। ए का मतलब एब्सेंस, क्लोरोफाइलस यानी क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का इनकी लाइफ में एब्सेंस होता है, कभी नहीं होता है। तो खाना हमेशा ये खुद नहीं बनाएंगे, ये परपोषी होंगे, दूसरों से न्यूट्रिशन खींचेंगे। अब उसके अलग अलग प्रकार में पढ़ा चुका हूं जब मोनेरा का टाइप्स पढ़ाया था। पहला सिम्बायोटिक। तो सिम्बायोटिक में फंगाई किस टाइप का रिलेशन रखते हैं? 2 टाइप के सिम्बायोटिक रिलेशन है, दोनों में फंडा सेम है। फंगाई को चाहिए खाना, इनकी लाइफ में खाना नहीं बन सकता, तो ये खाना मांग रहे हैं। उसके एवज में, उसके रेस्पेक्ट में ये दूसरे को प्रोटेक्शन दे सकते हैं, पानी ला के दे सकते हैं, मिनरल ला के दे सकते हैं। क्यों उसमें ये एफिशिएंट क्यों? आप बोलोगे सर रूट्स भी तो पानी और मिनरल खींच ही लेते थे, इनकी क्या जरूरत है? रूट्स उतनी तेजी से नहीं फैल सकती, उतनी दूरी तक नहीं जा सकती जिनकी इनका हाइफे जा सकता है। इनके हाइफे कानून की तरह है, इनके हाथ कानून से भी लंबे हैं, दूर तक जाते हैं, बहुत दूर तक तेजी से ग्रो करके फैल सकते हैं और वहां से पानी खींच के लाएंगे, रूट्स को लाके दे देंगे। मिनरल्स देते हैं। मिनरल में क्वेश्चन आया हुआ है, कौन सा मिनरल मेनली माइकोराइजा में दिया जाता है? फंगाई के थ्रू। तो आंसर पहला प्रायोरिटी पे टिक करना है, फॉस्फोरस। इतना क्लैरिटी से बता रहा हूं। अगर दोनों ऑप्शन में हो कि दोनों चुन सकते थे, फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन, तो दोनों को चुनना, लेकिन एक चुनना पड़े मिनरल में, तो मेनली प्लांट को फॉस्फोरस चाहिए होता है, जो उसके पास नहीं है, और वो फंगाई की हेल्प से मिलता है उनको। तीसरा प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन कैसे दे सकता है कोई फंगाई रूट्स को? तो वो एंटीबायोटिक सिक्रीट करके पैथोजेंस को मारेगा रूट्स के एरिया में, तो रूट बॉर्न पैथोजन किल नहीं करेंगे। आया समझ में? ट्राइकोडर्मा के नाम पे एग्जांपल दिया भी है, कहां पर? 12th के माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर में देखना, वहां पे रूट बॉर्न पैथोजन को मारता है ट्राइकोडर्मा करके दिया है। विद एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम्पल आपके सिलेबस में है, ठीक है? इसको बंद कर दो, हमारी साइड के तो पंखे बंद कर दो, तुम्हें चाहिए तुम रखो।
ठीक, समझ में आया? एक एक पॉइंट क्लियर है? हिंदी में किसी पॉइंट को लिखवाने की जरूरत है? हिंदी वाले लोग रिप्लाई करो भाई, इंग्लिश वाले नहीं। इंग्लिश वाले तो बोलेंगे क्या जरूरत है, हिंदी वाले। पर पोषितक ठीक है, माइकोराइजा हिंदी में भी यही है। फंगाई मिनरल्स देता है, प्रोटेक्ट करता है और पानी देता है। इसमें तो कुछ इंग्लिश हिंदी का लोड है नहीं, ठीक है। और इससे खाना मिलता है, फूड है, ठीक है। बढ़े आगे, पीपी, ठीक। नेक्स्ट, लाइकेन का रिश्ता कैसा है? सिमिलर है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? वही सिम्बायोसिस, जिसको आप सहजीविता कहते हैं हिंदी में। सिम्बायोसिस का दूसरा नाम है सहजीविता, जो साथ जीने और साथ मरने की कस्में खाते हैं, ये वो लोग हैं। और आल्गे और फंगाई तो लिटरली वैसे हैं जैसे कि दो लोग एक ही साथ जी रहे हों। वैसा है कि आपको फील ही नहीं आएगा कि दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म है। दीज आर टू सेपरेट ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट बी फेल्ट इन केस ऑफ लाइकेन। लाइकेन में ये पता ही नहीं चलेगा, वैसा वाला रिश्ता है। तो फंगाई अगेन आल्गे से क्या मांगेगा? फूड। और फंगाई आल्गे को क्या देगा? वही मिनरल्स। मिनरल्स में आप शॉर्ट में लिख दूं फॉस्फोरस का P एंड N2 लिख दूं, पानी लिख दूं एंड प्रोटेक्शन लिख देते हैं, ठीक है। फंगाई को माइकोबायोन्ट बोलते हैं। माइकोबायोन्ट, माइको का मतलब फंगाई होता है। आल्गे को आप फाइकोबायोन्ट कहते हैं। बायोन्ट यानी द लिविंग पार्टनर एंड फाइको इज आल्गे, माइको फंगाई है, ठीक। खाना, रिलेशन, लाइकेन, क्लियर, ठीक है। इसके अंदर ये डोमिनेंट पार्टनर होता है फंगाई। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर से लेके जो स्पोर्स वोर्स बनवाना है, वो स्प्रेड करवाना है, प्रोटेक्शन करना है, उन सब के अंदर डोमिनेंट पार्टनर होता है फंगाई। आल्गे को साथ में खाली एक ही काम के लिए रखा है, मेनली दैट इज फॉर फूड, खाना बनाने के लिए, क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल नहीं है, खाना नहीं बना सकते, ठीक है। ये दो रीजन थे, लिखो इसको, फिर अपन अगले पे चलते हैं। आज पीछे वाली रो के काफी लोग गायब दिख रहे हैं। इधर भी कुछ लोग गायब है, रजत के आसपास। अच्छा, तुम लोग इधर शिफ्ट हो गए, तो फिर इधर की पब्लिक गायब है। वो कहाँ है? नाम ही भूल गया, छोड़ो। हो गया लिख के? बढ़े आगे, ठीक है। तो ये आपका लाइकेन का रिश्ता हो गया। अगेन ये भी सिम्बायोटिक रिलेशन है। जो पार्ट एनसीईआरटी ने चैप्टर 2 में एंड में दिया है, लाइकेन और माइकोराइजा, मैंने यहीं पे कवर करा दिया, तो वहां अपना टाइम बच जाएगा। नेक्स्ट, सेकेंड टाइप का इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आएगा पैरासाइट्स। तो बहुत सारे पैरासाइट्स इसके अंदर हैं, फेमस है कुछ लोग तो परजीवी बोलते हैं हिंदी में इनको, पैरासाइट को। उसमें आप लिख सकते हो सबसे पहले व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर। व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स। क्रूसीफर्स का मतलब होता है सरसों की फैमिली, ठीक है। और वो कराने वाला आदमी का नाम है अल्बुगो कैंडिडा। अल्बुगो कैंडिडा, कैंडिडस फंगस भी बोलते हैं इसको शॉर्ट में। ह्यूमंस में ये ईचिंग विचिंग करवाता है। दूसरा रस्ट फंगाई, जो कॉमन रस्ट फंगाई के नाम से फेमस है या इनफेमस है कहेंगे, वो है आपका पक्सीनिया। ये ब्लैक रस्ट, ब्राउन रस्ट, ये सब कराता है। ब्लैक, ब्राउन, येलो रस्ट इन ग्रेन्स। कौन सी फैमिली में? ग्रेन्स की फैमिली में। अनाज, गेहूं, चावल, उनके अंदर। ब्लैक, ब्राउन, येलो को तो हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। रस्ट का मतलब होता है जंग लगा हो ऐसा लगता है। ऐसा प्रतीत होना। यहां पे सफेद सफेद रस्ट लगी हो ऐसा लगता है। यहां पर अलग अलग कलर के ब्लैक, ब्राउन, येलो अनाज के अंदर। फिर एक आता है स्मट डिजीज। स्मट वर्ड का मतलब होता है, किसी को पता है स्मट वर्ड का मतलब? एनीवन? एनीवन? स्मट? अनुराग? कहां गया वो लड़का? अंकन? अभिषेक?
यश तस्कर, नहीं, आर्यन, इधर लेडीज, नोप, त्रिपाठी जी। स्मट का मतलब होता है धूल के कण, डस्ट पार्टिकल जैसा लगता है। जहां पर आपको ऐसा लगे कि पेड़ की पत्तियों पे या उसके स्टेम के ऊपर धूल के कण चिपके हुए हैं, ऐसा लगता है, उसके लिए टर्म है स्मट। डस्ट पार्टिकल का दूसरा नाम है स्मट, वहां से नाम आया है स्मट डिजीज। रस्ट का मतलब है जंग लगना, जो लोहे पे जंग लग जाती है और वैसा, तो जंग लगा हुआ हो, सड़ा दिया हो, वैसा काम किया तो उसको रस्ट डिजीज बोलते हैं। जहां पे धूल के कण आके बैठे हो ऐसा प्रतीत होता है, धूल के कण नहीं है, वो फंगस का इन्फेक्शन है, उस डिजीज को अपन स्मट डिजीज कहते हैं। ये कराने वाले आदमी का नाम है यूस्टिलागो। ये बेसिडियोमाइसिटीज में आते हैं, पक्सिनिया और यूस्टिलागो। ठीक है, इतना काफी अभी डिजीज के नाम पे लिख लो, बाकी अपन डिटेल में पढ़ने ही वाले हैं एक एक फंगाई के बारे में। ठीक है, हो गया। अनुष्का, यही हो ना कि शरीर इधर, आत्मा, हो गया लिख के? बढ़े आगे, किसी का बाकी है? ठीक, कौन बाकी है? तो ये एग्जाम्पल्स हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। हाँ, इसके नाम का मतलब क्या है वो एक टीचर समझा सकता है, जो मैं कर चुका हूं। स्मट मतलब धूल के कण, रस्ट मतलब जंग लग गई हो, उसमें अलग अलग कलर की जंग लग सकती है, बस एक स्पेसिफिक है व्हाइट कलर की फफूंद जहां लगती है, दैट इज बाय अल्बुगो कैंडिडा। उसके अलावा जो भी रस्ट अपने यहाँ कॉमनली आती है क्वेश्चन में, वो सारों का क्रेडिट जाता है पक्सिनिया को। ठीक है, तो इसको कॉमन रस्ट फंगाई भी बोला जाता है, सभी प्रकार की रस्ट पाई जाती है इसके इधर। ठीक, नेक्स्ट सेप्रोट्रॉफ्स। सेप्रोट्रॉफ अपन जानते ही है, डेड ऑर्गेनिक मैटर को खाते हैं, राइट, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं मृतपोषी। बहुत सारे ये हैं, इससे ये किसमें हेल्प करते हैं? मिनरल साइक्लिंग एंड डीकंपोजिशन, डीकंपोजिशन करते हैं चीजों का, जिसको अपन हिंदी में कहेंगे अपघटक। ठीक है, मिनरल साइक्लिंग तो समझ में आता ही है, खनिज पदार्थों को रिसाइकल करते हैं। ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन हुआ, फिर इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पे चलते हैं। मल्टी सेल्यूलर होते हैं मोस्टली मल्टी सेल्यूलर यानी बहुकोशिकीय। लूज टिश्यू टाइप ऑर्गेनाइजेशन अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, फिर आप एक्सेप्शन डाल सकते हो, अपन सब जानते हैं एक्सेप्शन क्या है, यीस्ट, जिसका नाम सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी है, वो भाई साहब क्या है? यूनिसेल्यूलर यानी एक कोशिकीय। उसके बाद इनमें ये हाइफे बनाते हैं, वो क्या है? फिलामेंटस स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है? फिलामेंटस, जिसको हिंदी में अपन कहेंगे तंतुनुमा, धागे जैसा। ठीक है, फिलामेंटस स्ट्रक्चर है हाइफे का। कोई दिक्कत इधर? ठीक, नेटवर्क ऑफ हाइफे इज माइसेलिया। इनका जब नेटवर्क बनता है तो वो बनाते हैं माइसेलिया। ये बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हो गया। सम आर सेप्टेट यानी क्रॉस वॉल प्रेजेंट, सम आर एसेप्टेट, तो इसमें आपका सेप्टा एब्सेंट होगा, और उस कंडीशन में वो कैसा बनेगा? सिनोसाइटिक, जिसको आप क्या बोलते हो? मल्टी न्यूक्लिएटेड। क्या अपन ये पढ़ चुके हैं? पढ़ चुके हैं। कहां पढ़ चुके हैं, कोई बताएगा? स्लाइम मोल्ड में, वेरी गुड। तो इसी को अपन बहुकेंद्र की अवस्था बोलेंगे।
तो आप अगर बोलोगे कि सर ये हिंदी में हमको नहीं पता है, मैं पढ़ा चुका हूँ और ये भी श्योर हूँ कि मैंने हिंदी में बताया उसका मतलब, ठीक है। अगर ऐसा हाइफे है और इसमें बीच में ऐसा सेप्टा प्रेजेंट है, ये सेप्टेट कहलाता है, ये सेप्टा है। मैं डायग्राम के साथ भी बता रहा हूँ। और अगर आप दूसरा देखो, ऐसा फैला हुआ है लेकिन उसमें कोई सेप्टा नहीं है, तो इसी को अपन बहुकेंद्रकीय कहेंगे, इसमें सेप्टा है ही नहीं, सिनोसाइटिक। दो कंडीशन बता दी, लिखो इसको जल्दी से, फिर अपन आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। लिखने में सब लोग स्पीड रखना प्लीज। पबलू टपलू आ रहा है समझ में? खुद ही अपना नाम भूल गए, मैं भूल गया नाम, यही तो नाम रखा था, मोटू पतलू रखा था, शिनचैन रखा था, छोटा भीम। एक वो निश्चल सर पता नहीं कोई सा गाना गवाते हैं हर बार, वो उस पर फंक्शन जब भी होता है अपने यहाँ पे कुछ तो गाना गवाते हैं, मैं भूल गया। वो अलीगंज के सारे बच्चे गाते थे एक साथ, कोई कार्टून था छोटे बच्चों वाला, नोबिता पता नहीं, शिनचैन कोई तो है, डोरेमोन, यस। ये मैं ये आइटम थोड़ा कम देखता हूँ, पर डोरेमोन का कुछ गाना गाते थे वो लोग एक साथ। तुम लोग को आता है डोरेमोन? हाँ, बच्चे हो गए। हाँ, आजम गाना नहीं है, हैं? क्या लिखा बताऊं? सिनोसाइटिक। नहीं समझ में आ रहा है क्या सिनोसाइटिक? फिर से लिख देते हैं। आजम क्या तुम भी यार याद रखोगे, लो ठीक, खुश? हाँ भाई, हो गया लिख के? किसी का बाकी? शिवम, आ रहा है समझ में? अंकन आ रहा है समझ में? ठीक, चलो बढ़े आगे। ठीक है, तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, तो हम लोग ये टेबल 2.1 से जानते हैं कि फंगाई लोग का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन रहता है लूज टिश्यू जैसा, यानी बता, आ इधर आ, इधर आ। क्यों ज्ञान पेल रहा है? जब मास्टर बनेगा तब तू अपना पेलना ना, अभी शांत रहे। तो लूज टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है, यानी हिंदी में अपन बोलते हैं लचीले उतक जैसा इनका कोशिकीय संगठन, शारीरिक संगठन होता है, ठीक है। मल्टी सेलर होता है, यानी बहुकेंद्रकीय, बहुकोशिकीय होता है, सॉरी। और इनके अंदर हाइफे बनता है। क्या बनता है? हाइफे। हाइफे कैसा है, तो अगर आप नूडल्स का बाउल लेके खड़े हो लेट्स से, है ना, मैगी वैगी बनाया, तो एक छोटा सा मैगी का आप वो फिलामेंट उठाते हो ना, दैट इज हाइफे। और पूरा वो जो बाउल में आप देखते हो ओवरऑल, जिसमें पूरा इधर उधर हो गया है नूडल्स, उसको आप क्या बोलोगे? माइसेलिया। अब एग्जामिनर कई बार क्या करता है, जल्दबाजी में आपका ब्रेन वही पढ़ता है जो आपको दिमाग में होता है, और एग्जामिनर लाइन लिखता है ऐसा कि द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फंगाई is made up of hyphae, it is network of mycelia। स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स। जस्ट उल्टा बोल दिया ना, हाइफे इज नॉट नेटवर्क ऑफ माइसेलिया, माइसेलिया इज नेटवर्क ऑफ हाइफे। आया बात समझ में? समझ में आया ना कि कहां खेल रहे हैं एग्जामिनर? तो एग्जामिनर इन्हीं एनसीईआरटी की छोटी छोटी चीजों पे ऊपर नीचे करके आपके साथ खेल लेते हैं, तो इस पे ध्यान देना। देन सम आर सेप्टेट, कुछ में सेप्टा यानी क्रॉस वॉल पाई जाती है। क्या होता है सेप्टा? तो जब एक से दो केंद्रक या न्यूक्लियस बनते हैं तो बीच में साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है, उस क्रॉस वॉल को अपन बोलते हैं सेप्टा। तो सेप्टा प्रेजेंट होगा तो एक एक न्यूक्लियस दिखेगा,
सिंगल सिंगल। और अगर नहीं होगा तो आपको सिनोसाइटिक कंडीशन दिखेगी, जिसको अपन कहते हैं बहु केंद्र की अवस्था, मल्टी न्यूक्लिएटेड। कोई दिक्कत इधर? क्लियर है? ठीक है। सेप्टा होता तो ऐसा होता है, लेकिन सेप्टा नहीं है, तो ऐसा दिखेगा जैसे एक साथ बहुत सारे न्यूक्लियस हैं। इस कंडीशन को अपन सिनोसाइटिक या एसेप्टेट कहते हैं। तो दोनों टाइप की कंडीशन है। ये फाइकोमाइसिटीज में देखते हैं, ये अपन हायर फंगाई एस्को और बेसिडियोमाइसिटीज में देखते हैं। ठीक है। देन इनकी सेल वॉल किसकी बनी है, यानी कोशिका भित्ति, तो काइटिन एंड पॉलीसैकेराइड्स लिखा है इन्होंने। काइटिन खुद एक पॉलीसैकेराइड है, तो अलग से लिखने की जरूरत नहीं थी। और ये होमोपॉलीसैकेराइड है, समबहुलक है, हिंदी में बोलेंगे। समबहुलक या होमोपॉलीसैकेराइड का मतलब होता है एक ही प्रकार के यूनिट से बना है, NAG से बना होता है, एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन। इनका स्टोर्ड फूड आप देखोगे तो ये लाइक एनिमल्स होता है। कैसा होता है? अपने जैसा होता है, जानवर जैसा। ग्लाइकोजन एंड फैट। प्लांट में क्या होता है? स्टार्च। फैट या ऑयल, कोई भी नाम लिखा हुआ मिले, बात एक ही है वो। उसके बाद मॉर्फोलॉजी एंड बॉडी स्ट्रक्चर वेरीज, इसमें विविधता पाई जाती है, यानी शारीरिकी एवं आकारिकी में विविधता होती है ना। जैसे आपके कुछ होते हैं, जैसे कुछ एग्जांपल्स आप ले लो, रैंडम इन्होंने कुछ एग्जांपल दिए। मशरूम्स, उसमें एडिबल मशरूम होते हैं, यानी खाद्य। उसका एग्जांपल है एगेरिकस, जो आप मशरूम बटर मसाला में, पिज़्ज़ा में, उसमें खाते हैं, वो पिज़्ज़ा टॉपिंग्स वाला एगेरिकस है, जो बटन मशरूम भी कहलाता है। इसका दूसरा नाम है बटन मशरूम। ये एडिबल है, ये जनरली अपन खाते हैं। उसके बाद मशरूम में टोड स्टूल्स आते हैं, ये जहरीले होते हैं, ये घातक हो सकते हैं, हेलुसिनोजेनिक हो सकते हैं, और इसको खाने के बाद आप निपट सकते हैं। ठीक है। मशरूम के बाद यीस्ट जो है वो दो प्रकार के काम करता है, बेकरी में काम आता है एंड ब्रिवरी में काम आता है। ब्रिवरीज का मतलब होता है अल्कोहल मेकिंग। तो पिछली क्लास में जो मैंने डोज दिया था उसका कोई असर हुआ है, नहीं हुआ है? हुआ है। एक आदमी, दो आदमी हाँ बोल रहा है। हुआ है सही में? कितने घंटे पढ़ रहे हो? आंसर ही नहीं आ रहा है। जितना भी था उसमें 1 घंटा बढ़ गया, उससे क्या फर्क पड़ेगा? अंकन कितने आवर्स? बड़ी मासूमियत से जवाब दे रहा है। हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। शांति रखो। कोई करेगा आपकी बार 700 पार कि नहीं करेगा? हाँ, बॉटनी में पूरा आएगा। अरे तो पूरा लाना है अपने को, 700 पार जाना है। मेरे अकेले की सब्जेक्ट से क्या होगा? हाँ अनुष्का, आएगा 700 पार? आएगा, वेरी गुड। अच्छा, इस ये देखो, डॉक्टर बनने आई है, वकालत कर रही है, इसका आएगा। मेरे से उम्मीद ना रखो, उसका आएगा। सही है। हाँ भाई, ओ तिवारी जी, हो गया लिख के? किसी का बाकी है? ठीक, तो एक बार फिर से बता देते हैं।
कोशिका भित्ति काइटिन की होती है, अपन सभी जानते हैं। नेग का बना होता है पॉलीमर एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन, ठीक। होमोपॉलीसेकेराइड में आता है ये, पॉलीसेकेराइड में भी, यानी शुगर से ही बना है, लेकिन एक ही प्रकार की शुगर से जब मोनोमर से बना होता है तो उसको आप बोलते हैं होमोपॉलीसेकेराइड। जैसे एग्जांपल लें अपन, तो ये दीवार जैसे कि बनी हुई है, तो ये दीवार का मोनोमर क्या कहलाएगा, इस दीवार का यूनिट क्या कहलाएगा, इकाई क्या है, ईट, है ना। तो अगर एक ही प्रकार की ईट से बना हो, लाल कलर की ईट है, एक ही साइज की ईट है, उससे पूरी दीवार बनी है, तो आप इसको दीवार को होमोपॉलीमर बोलोगे। लेकिन अगर इसमें अलग अलग रंग की दीवार, अपन देखते हैं ना डिजाइनर बनाते हैं, लाल है, फिर बीच में पीला है, फिर कुछ है, वो डिजाइनर वाली वॉल बनाई है, तो आप उसको क्या बोलेंगे, विषम बहुलक या हेट्रोपॉलीमर। आया बात समझ में। तो होमो और हेट्रो का बीच का डिफरेंस क्लियर है। फिर स्टोर्ड फूड, खाना क्या स्टोर करते हो, तो कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है कि फंगाई एंड एनिमल हैव सिमिलर टाइप ऑफ स्टोर्ड फूड, तो आपको बोलना है जी हाँ सही है। ग्लाइकोजन और फैट या ऑयल को हम लोग स्टोर करते हैं, फंगाई का भी सेम कैरेक्टर है। स्टार्च वाला कैरेक्टर प्लांट का, आल्गे का, उन लोग का है। उसके बाद मॉर्फोलॉजी या बॉडी स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, हैबिटेट, ये इनका वेरी करते रहता है। जैसे कि किसी में यूनिसेलर है, अपने देखा यीस्ट में, किसी में मल्टी सेलर है, किसी में मशरूम टाइप का स्ट्रक्चर है, किसी में कुछ स्ट्रक्चर है, तो अलग अलग जगह पे इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अलग अलग टाइप का, कोई हाइफे बना रहा है, कोई माइसेलिया बना रहा है। मशरूम्स के एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो मशरूम में भी वेरिएशन है, कुछ खाने योग्य मशरूम है, कुछ पॉइजनस मशरूम है, अगर आपने वो कंज्यूम किए तो वो आपका लास्ट सपर हो सकता है, जीसस मिलेंगे उसके बाद, ठीक है। यीस्ट जो है वो बेकरी और ब्रिवरीज के काम आता है, यानी मैं वो अपन डिस्कस कर ही चुके हैं, अल्कोहल मेकिंग में काम आ सकता है या आपका ब्रेड मेकिंग में काम आ सकता है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर कुछ एग्जाम्पल हैं, और जैसे एंटीबायोटिक बनाने वाले बैक्टीरिया, नाम जानते हो इसका अपन, पेनिसिलियम, ठीक है, पेनिसिलियम थे। काफी है इतना इंट्रोडक्शन। अब चलते हैं अपन इनके रिप्रोडक्शन पे। रिप्रोडक्शन में सबसे पहले वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कायिक जनन कैसा होता है, तो जनरली इनका होता है फ्रेगमेंटेशन, अपन पढ़ चुके हैं ये फ्रेगमेंटेशन, जिसको हिंदी में अपन कहते हैं विखंडन, टूटता है और फिर से ग्रो हो जाता है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को आप देखोगे तो ए सेक्सुअल में आपका स्पोर्स आ जाते हैं, बर्डिंग आ जाती है, जिसको हिंदी में अपन मुकुलन कहते हैं, और फिशन आ जाता है, जिसको अपन स्प्लिट करना कहते हैं, टूटना कहते हैं, या क्या बोलते हैं अपन, द्विगुणन कहते हैं। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आता है। अच्छा, सेक्सुअल के पहले सॉरी, इसके स्पोर्स के टाइप्स पढ़ लेंगे अपन। स्पोर्स में बहुत सारे टाइप्स हैं ए सेक्सुअल के। और इस पे ही घुमा के सवाल बनता है और ट्रिकी सवाल बनता है जो स्पोर्स का है, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग है। बहुत सारों को ध्यान ही नहीं रहता है कि ये एक्सोजिनस स्पोर है, एंडोजिनस स्पोर है, थिक वॉल्ड स्पोर है, हैप्लॉइड स्पोर है, डिप्लॉइड स्पोर है, एसेक्सुअल है, सेक्सुअल है। इतने सारे पॉइंट है जहाँ पे एग्जामिनर खेलता है और आपको कंफ्यूज करता है। तो इस जगह पे अपन को पॉज लेके समझने की जरूरत है, क्योंकि ये अपन ने इंट्रोडक्शन में डिस्कस नहीं किया था। तो अलैंगिक बीजाणु किस प्रकार के होते हैं वो अपन पढ़ेंगे अब अपन। चलो, सबसे पहला इसमें अपन चलते हैं स्पोरेंजियोस्पोर्स पे। स्पोरेंजियोस्पोर्स ये एंडोजीनस होते हैं, फॉर्म्ड इनसाइड कवर। कहां बनते हैं? फॉर्म्ड इनसाइड कवर, ठीक है। एंडो का मतलब ये होता है अंदर बनना, ठीक है। अब इसमें दो टाइप हैं, ये रहा, इसमें अपन डायग्राम बना लेते हैं पहले। ये है स्पोरेंजियोस्पोर्स। अब यही जो स्पोर्स हैं, अगर ये स्पोर्स मोटाइल हैं तो आप इसको नाम देंगे ज़ूस्पोर्स।
हिंदी में कहेंगे चल बीजाणु। अगर ये नॉन मोटाइल हैं तो आप कहेंगे अचल बीजाणु। अंचल आया है? ठीक है, तो उसके लिए वर्ड है ए प्लानोस्पोर्स। मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों नाम लिख दिए हैं। कॉमनली ये कवर के अंदर बनते हैं, इसी को अपन बोलते हैं स्पोरेंजिया। ये है आपका हाइफे, इसको अपन बोलते हैं स्पोरेंजियोफोर। ए सेक्सुअल स्पोर्स, यहां पर पहला टाइप का ए सेक्सुअल स्पोर अपन ने खत्म कर लिया है। बताया तो, आगे देखो ना, फॉर्म्ड इनसाइड कवर, कवर के अंदर बनते हैं, एंडो अंदर। मेरे को कभी कभी ये ऐसा देख के जाते हैं, मेरे को वो जू वाला फील आता है। क्या आते हैं, जानवर देखा, हाँ शेर देखा, शेर देखा, शेर देखा, भालू देखा, भालू देखा, बड़ा कमज़ोर हो गया है भालू लखनऊ जू में, ये बोल के फिर चले जाएंगे। ये 4 सेकंड में कैसे जज कर लेते हैं, मतलब कुछ ज़्यादा ही जजमेंटल सोसाइटी नहीं है हमारी। तो आपको इस सैटरडे को तो छुट्टी मिल रही होगी रीनीट के चक्कर में, पता नहीं कितनी बार मिलेगी ऐसी छुट्टी। जय टेलीग्राम बाबा की। टेलीग्राम बंद हो गया? कहाँ? वो रितेश देशमुख खड़ा हुआ है, वो वाली मीम आ रही है मेरे पास, ऐसा करके दोनों साइड से वीपीएन खुला हुआ है, ऐसी मीम आ रही है, पेपर नहीं आया। हाँ क्या क्या बोला? अपन मेहनत करेंगे, उधर से 700 नंबर लाने का है, फालतू वाला काम नहीं करना है। हो गया लिख के? किसका बाकी है? पांडे जी सब ठीक? हबीबा ऑल गुड? बढ़े आगे? किसका बाकी है लिखना? ठीक, समझा दें? तो देखो इनमें रिप्रोडक्शन में ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, फ्रेगमेंटेशन होता है, उससे फिलामेंटस स्ट्रक्चर है तो टूटेगा और फिर से ग्रो हो जाएगा। बडिंग अपन जानती हैं, यीस्ट में पढ़ चुके हैं, पहले भी बचपन से पढ़े आ रहे हैं। स्पोर्स बनते हैं वो मैं डिटेल में बता ही रहा हूँ, और बाइनरी फिशन भी अपन पढ़ चुके हैं, 1 से 2, 2 से 4, इस तरह से टुकड़े टुकड़े होके आगे ग्रो कर जाएगा। ठीक, अब स्पोर्स के अंदर बहुत सारी वेरिएशन है इनके पास। कुछ चीज़ें अपन ने यहाँ पर एक्सप्लेन करी हैं सिलेबस में, वो 2-3 टाइप के स्पोर हैं बस। एक है स्पोरेंजियोस्पोर। स्पोरेंजियोस्पोर वो होता है जो कि एंडोजीनस बनता है। एंडो का मतलब क्या होता है? अंदर की तरफ। तो ये जो कवर दिख रहा है आपको, ये कवर, इस कवर के अंदर स्पोर बन रहा है, इसलिए आपने क्या बोला इसको? एंडोजीनस। हिंदी में शायद इसको क्या अंतः बीजाणु क्या बोलोगे आप, वैसा कुछ नाम होगा। ठीक है, तो एंडोजीनस है, फॉर्म्ड इनसाइड कवर। अब अंदर बनने वालों में भी 2 वेरिएशन है। अगर उनमें फ्लैजिला प्रेजेंट है, यानी लोकोमोशन कर सकता है वो स्पोर, तो आप उसको क्या बोलेंगे? मोटाइल स्पोर, और उसके लिए टर्म आता है जू स्पोर, क्योंकि आप जू जहां जहां लगाते हो बायोलॉजी में वो सब मोटाइल लोग हैं। चाहे आप जूलॉजी पढ़ रहे हो, जू स्पोर पढ़ रहे हो, जू गैमिड्स पढ़ रहे हो,
वो गैमिट मोटाइल होंगे, वो स्पोर मोटाइल होंगे, या वो ऑर्गेनिज्म मोटाइल होंगे इन जनरल। ठीक है, तो अगर वो अंदर बनने वाले स्पोर्स आपके फ्लैजिला रखते हैं तो वो मोटाइल हैं तो जू स्पोर कहलाएंगे। अगर उनमें फ्लैजिला या वैसा स्ट्रक्चर नहीं है लोकोमोटरी पार्ट, तो वो नॉन मोटाइल होंगे, जिसको आप अचल बीजाणु कहेंगे, और उसके लिए टर्म है ए प्लानोस्पोर। तो आपको एक और तरीके से सोचना है कि क्या ए प्लानोस्पोर स्पोरेंजियोस्पोर्स में आता है? हाँ। क्या जूस्पोर स्पोरेंजियोस्पोर्स का ही टाइप है? हाँ। क्या ए प्लानोस्पोर नॉन मोटाइल एंडोजीनस एसेक्सुअल स्पोर है? हाँ। अब ये 3 वर्ड जो मैंने बोले उसमें से एक भी वर्ड बदल दिया तो गलत हो जाएगा आंसर। इसलिए मैंने कहा कि स्पोर्ट्स वाले में ध्यान देना और अच्छे से रिवाइज करके जाना, वरना फंसोगे। एक एक वर्ड यहां पर कंफ्यूजिंग है। एसेक्सुअल की सेक्सुअल, मोटाइल की नॉन मोटाइल, एंडोजिनस की एक्सोजिनस, एसेक्सुअल की सेक्सुअल, वो जो भी वर्ड अपन बोल रहे हैं ध्यान देना है उस पर। आया समझ? अगले पे चलते हैं। नेक्स्ट, कॉनिडियोस्पोर्स। कहां बनते हैं? तो ये फॉर्म्ड ऑन कॉनिडिया, इसलिए इसका नाम कॉनिडियोस्पोर है। दे आर फॉर्म्ड आउटसाइड विदाउट एनी कवर, कोई कवर नहीं होता, तो आप इनको कैसा बोलोगे? एक्सोजीनस। ये हाइफे हो गया, इस पे ये ब्रांचेस हो गया, रेमिफिकेशन हो गया, उस पे आपके ऐसे स्पोर्स बना दो। ये आपके हैं कॉनिडियोस्पोर्स, आउटसाइड विदाउट एनी कवर, तो ये एक्सोजिनस स्पोर्स हैं। ये हाइफे हो गया, ये कॉनिडियोफोर हो गया। मैंने हमेशा बताया PHORE स्ट्रक्चर क्या होता है? स्टॉक, है ना, या होल्डिंग स्ट्रक्चर, उसको होल्ड करने वाला स्ट्रक्चर। तो कॉनिडिया को होल्ड करने वाला कॉनिडियोफोर। ये आपका हो गया एसेक्सुअल स्पोर्स का पोर्शन खत्म। अब अपन सेक्सुअल स्पोर्स में चलेंगे, उसमें प्लॉइडी लेवल इंट्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, प्रतीक लोग क्या चल रहा है? यूनिफॉर्म किधर है? तो बाद में पहन लेते, बैग में लेके आते, और मत जाया करो ऐसी जगह फिर, या यहाँ मत आया करो। डन। इसमें कहीं हिंदी की जरूरत है तो बता दो। ये बाह्य बीजाणु हो गए, वो अंतः बीजाणु थे। चल और अचल तो लिखवा ही चुका हूं उधर में, इधर उसका कोई सवाल पैदा होता नहीं है। इशरत, ऑल गुड? चलो समझाएं। तो
तो इसमें सिंपल है, यहां पे नीचे वही हाइफे है, कॉनिडियोफोर बनाया, 4 वर्ड जहां भी लगेगा PHORE वो उसको होल्ड करने वाला, बेयर करने वाला स्ट्रक्चर है। तो आपने देखोगे स्पोरेंजियोफोर मैंने यहां बनाया था, देखो ये यहां पर ये डंडी थी स्टॉक जिसका नाम स्पोरेंजियोफोर है। अगर ये कॉनिडिया की डंडी होगी तो कॉनिडियोफोर, बेसिडिया की होगी तो बेसिडियोफोर, वैसा है, ठीक। अब एंथ्रीडिया की होगी तो एंथ्रीडियोफोर, आर्किगोनिया की होगी तो आर्किगोनियोफोर। तो ये यहां से लेके प्लांट किंगडम तक ये PHORE 4 जो बोलते हैं वो कनेक्ट होगा। तो जितने भी शब्द या टर्मिनोलॉजी हैं जिसको समझा रहे हैं हम लोग तोड़ के, उसको ध्यान दो, समझो। तो यहां ध्यान दे दिया, फिर आगे रटने की जरूरत नहीं है। ये हाइफे हो गया, ये कॉनिडियोफोर हो गया, ये उस पर ब्रांचेस होगी, ब्रांचेस के ऊपर खुले में स्पोर्स बने और फिर वो हवा के साथ रिलीज हो जाएंगे। इसको अपन बोलेंगे कॉनिडियोस्पोर्स, ठीक है। अगर ये बिना कवर के बने, खुले में बने, तो आप इसको एक्सपोज्ड बोलोगे। उसके लिए टर्म क्या आ जाएगी? एक्सोजीनस स्पोर्स। आया समझ? मोबाइल ले लूंगा मैं मिश्रा जी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला सेक्सुअल स्पोर्स। इसमें आपका एक है ऊस्पोर, ये डिप्लॉयड होता है। सेक्सुअल स्पोर है ऑफ ऊमाइसिटीज। ऊमाइसिटीज किस में आते हैं आपके? फाइकोमाइसिट में, एनसीईआरटी के हिसाब से। दूसरा जाइगोस्पोर, ये भी आपका डिप्लॉयड होता है, सेक्सुअल होता है, ऑफ जाइगोमाइसिट्स, जो एनसीईआरटी ने कहा दिया है? फाइकोमाइसिटीज में। तो मेरे पास ये लेके मत आना सर ये जाइगोमाइसिटीज तो कहीं था ही नहीं, तो मैं समझा रहा हूं ना कि एनसीईआरटी में फाइकोमाइसिटीज की कैटेगरी में डाला हुआ है इनको। फिर तीसरा एस्कोस्पोर्स, ये आपके हैप्लॉइड होते हैं, सेक्सुअल होते हैं एंड कवर के अंदर होते हैं, इनसाइड कवर। इनसाइड होंगे कवर के तो आप क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? एंडोजीनस। एग्जाम्पल एस्कोमाइसिटीज, नाम में ही आंसर है वो तो। चौथा बेसिडियोस्पोर्स, ये हैप्लॉइड होते हैं, सेक्सुअल होते हैं एंड इनसाइड आउटसाइड कवर, या एक्सपोज्ड बोलोगे। तो एक्सपोज्ड बोलोगे तो ये क्या हुए? एक्सोजीनस। एग्जाम्पल बेसिडियोमाइसिटीज। ये आपके लैंगिक बीजाणु हो गए, सेक्सुअल स्पोर हो गए। अब इसमें हिंदी लिखने की कहीं जरूरत ऐसा है नहीं, 2n n यही लिखा है, सेक्सुअली लिखा है और क्लास का नाम लिखा है, इसमें कहीं हिंदी की जरूरत एज सच है नहीं। लिख लो। वी आर डन विद ऑल द टाइप ऑफ स्पोर्स, एंटायर इंट्रोडक्शन ऑफ फंगाई इज डन एंड डस्टेड। अब चलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टेप्स पे, जो 3 स्टेप्स हैं इनमें, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी एंड मियोसिस, उस पे चलेंगे। हाँ हाँ, कवर में होते हैं, दोनों के कवर होता है। मेल फीमेल यहाँ कहाँ होंगे? फंगस लोग में कहाँ मेल फीमेल कर पाओगे डिफ्रेंशिएट? प्लस माइनस लिखते हैं अपन इनके उसके गैमेट एंजिया पे, जो सेक्स ऑर्गन है उस पर जबरदस्ती का मेल फीमेल लिख देते हैं, पर उसको बस वो डिनोट करने के लिए कि 2 अलग अलग टाइप के मैचिंग टाइप के आए हैं ऐसा। बाकी आपको प्लस माइनस लिख सकते हो, मेल फीमेल लिख सकते हो। ठीक है, हो गया लिख के? किसका बाकी है?
हैप्लॉइड, 2n डिप्लॉइड। ये बताना था, ओके बताता हूँ, लिख लो फिर बताता हूँ। किसका वाक्य लिखना, किसी का वाक्य लिखना, ठीक समझाता हूँ। ऊस्पोर ऊमाइसिटीज टाइप की जो क्लास है, जो एनसीईआरटी के हिसाब से फाइकोमाइसिटीज में उनमें बनते हैं। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे जब जाइगोटिक स्टेज आती है तब बनते हैं ये दोनों, यानी जब फ्यूजन होता है न्यूक्लियस का तब बनते हैं। इसीलिए ये दोनों डिप्लॉइड मिलेंगे आपको। और ये दोनों जो बनते हैं एस्को और बेसिडियो के, है ना, ये दोनों फाइकोमाइसिटीज में। ये जब बनते हैं तब आपका जो फ्यूजन हो चुका है उसके बाद मियोसिस होने के बाद बनते हैं। ये मियोसिस के बाद कोई प्रोडक्ट बनेगा तो वो हमेशा कैसा होगा, हैप्लॉइड। ये मियोसिस के पहले वाली स्टेज पे बनते हैं तो ये डिप्लॉइड है। इसलिए तो लॉजिकली समझो, रटो मत उसको। अब हैप्लॉइड और एन और 2n क्या है वो बताना था, रुको मैं बताता हूँ एक बार, ये पूरा कहानी बता दूं। तो ये सारे ही सेक्सुअल स्पोर है, ये जाइगोट वाली स्टेज पे बनते हैं इसलिए 2n है। ये मियोसिस होने के बाद बनते हैं इसलिए हैप्लॉइड है। कहाँ बनते हैं वो एग्जाम्पल दिया है। ये कवर के अंदर बनते हैं एस्कोस्पोर्स, तो आप उसको बोलेंगे एंडोजिनस। कवर के बाहर बनते हैं बेसिडियो, तो वो आपके हो गए एक्सोजिनस। ठीक, एक एक पॉइंट यहाँ का क्लियर है। अब जिसको n2n नहीं क्लियर है मैं बताता हूँ। n का मतलब होता है वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, गुणसूत्रों का एक सेट। ठीक है, जैसे लेट्स से आपको किसी ने कहा है n की वैल्यू है 4, कितनी है 4, तो आपका इसका मतलब है आपके पास 4 गुणसूत्र या क्रोमोसोम हैं जो एक एक कॉपी में आपके शरीर में हैं, हर सेल में। यानी ये क्रोमोसोम नंबर 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ। 4 क्रोमोसोम है आपके पास, लेकिन चारों की एक एक कॉपी है। ठीक है, अब 2n जब आप बोलते हो, जिसको अपन डाइप्लॉइडी बोलते हैं, इसमें आपके पास ऐसी कंडीशन होगी 1 with 1, 2 and 2, गेम समझ में आया, 3 and 3, 4 and 4। तो यहां पर आपके पास 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम है हर सेल में, तो आप इसको बोलेंगे 2n। बाय डिफॉल्ट फंगाइज आर इन जनरल हैप्लॉइड। बाय डिफॉल्ट बैक्टीरिया का प्लॉइडी लेवल कोई पूछे, हैप्लॉइड। बाय डिफॉल्ट आल्गे का पूछे कोई, हैप्लॉइड। बाय डिफॉल्ट फ्यूकस नाम के आल्गे का स्पेसिफिकली पूछे, डिप्लॉइड। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है उसमें, आया समझ। और उसके बाद जितने हैं जो इवॉल्व हो चुके हैं, जैसे कि टेरिडो, जिम्नो, एनजीओ, उनकी मेन प्लांट बॉडी का प्लॉइडी लेवल पूछे, डिप्लॉइड। जितना क्लैरिटी चाहिए सारा दे देंगे, लेकिन आपको पहले मेंटली क्लास में होना होगा। एन क्या है, अगर किसी और को नहीं पता था और आपने नहीं पूछा है तो ये आपकी बेवकूफ़ी है। इस लड़के को नहीं पता था तो इसने कोई फालतू डाउट नहीं पूछा है, ईमानदारी से पूछ लिया ना कि भाई मेरे को नहीं पता है, बेशर्म होके। वही करने की ज़रूरत है। नहीं पता है तो बता दिया, सिंपल। छुपा के रख के क्या होगा कि सर को पता लगेगा कि मेरे को ये भी नहीं पता है, तो सर क्या सोचेंगे। कोई बात नहीं, सर क्या सोचेंगे ये तुम्हें नहीं सोचना है। ठीक है, गुड। एन का मतलब होता है 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम, एक एक सेट आपके पास सबका है। यहां पर जोड़ा है, 2 कॉपी है, तो 2n बोलोगे। तो इसका मतलब अगर मैं 3n बोलूं तो क्या बोलोगे, जो अपना एंडोस्पर्म में आता है नारियल के पानी में, जब अपन, सॉरी क्या कर दिया मैंने, इसको ऊपर खींचा। अगर आप 3n बोलोगे, जिसको अपन ट्रिप्लॉइड बोलते हैं, जो नारियल पानी या एंडोस्पर्म में बोलते हैं, तो वहां पर क्या होगा, 1 1 1, 2 2 2, 3 3 3, 4 4 4, ये होगा। आया समझ, क्लियर हुआ बात। तो जिसको जो बेसिक चीज ना पता हो पूछो, आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको उसको आसान भाषा में समझा दूं, उसमें कोई शर्माने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपका बैकग्राउंड कमजोर था, आपको स्कूल में वो टीचर नहीं मिले हैं जो आपको बेसिक चीजें शांति से पढ़ा पाएं, या उनको ही क्लियर नहीं थी और वो टेक्निकल टर्म ही बोलते जाते थे। टेक्निकल टर्म ज्यादा बोलना शोज कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आप रटी रटाई बुकिश लैंग्वेज बोल रहे हो।
जितना आप लेमन लैंग्वेज में समझाओगे, पान वाले को समझा रहे हो ऐसे, उसका मतलब आपको वो चीज़ एकदम क्रिस्टल क्लियर है, एज सिंपल एज दैट। तो अगर वो आपको नहीं क्लियर है और आप रटे जा रहे हो वो टर्म्स को, तो पूछो ईमानदारी से आके, सर क्या सोचेंगे, कोई और क्या सोचेगा, वो सब छोड़ दो भाई, उसके ऊपर उठो। क्योंकि जिस दिन सेलेक्ट हो जाओगे, डाउट पूछ पूछ के, बेसिक चीज़ें क्लियर कर करके जिस दिन उधर पहुंच जाओगे, उस दिन लोग क्या सोचेंगे ना, हमें वो सोचना है। हमारा गोल वो है, ये नहीं कि आज का शॉर्ट टर्म सोचें कि आजू बाजू वाला पता नहीं मेरे पे हंस देगा, इसको ये नहीं आता है क्या, भाड़ में जाए आजू बाजू वाला। तुम यहाँ पैसा दे के पढ़ने आए हो, पढ़ो भाई शांति से, ठीक है। तो n 2n 3n 4n बोलेंगे तो 4 4 4 4 4 4। अब मैंने ये 4 ही क्रोमोसोम क्यों बनाए, क्योंकि ये कंडीशन पहले लिखी थी कि n की वैल्यू क्या है 4। अगर ये n की वैल्यू 5 होती तो मैं क्या बनाता, एक और क्रोमोसोम 5वां बनाता, और फिर इधर 2 5वें बनाता और इधर 3 5वें बनाता। जैसे ह्यूमंस में अपनी n की वैल्यू क्या है 23, तो अपन 23 क्रोमोसोम बनाते हैं ना। अगर उसमें हैप्लॉइड बोला है तो सबकी एक एक कॉपी बनाते हैं 23 क्रोमोसोम तक, और अगर 2n बोलते हैं ह्यूमंस में तो अपन हर क्रोमोसोम की 2-2 कॉपी बनाते हैं। 2-2 कॉपी का मतलब क्या होता है, वो दोनों आपस में क्या है, होमोलॉगस क्रोमोसोम। हिंदी में बोलते हैं समजात गुणसूत्र। समजात वर्ड तोड़ दो, सम यानी समान, जात यानी जाति के, एक ही जाति के दोनों गुणसूत्र हैं तो आप समजात बोलोगे। होमो का मतलब भी वही होता है, सेम। आ गया समझ में, कोई दिक्कत। तो आपस में ये दोनों क्या है, होमोलॉगस। ये क्या है, होमोलॉगस। और ये दोनों आपस में क्या है, हेट्रोलॉगस या नॉन होमोलॉगस। ये सारी बेसिक टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए, वरना सेल डिवीजन में रिकॉम्बिनेशन में फंसोगे। जब टर्म्स लिखवाएंगे होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में रिकॉम्बिनेशन होता है, जब मैं अलील की डेफिनेशन पूछूंगा और फंसाऊंगा तब परेशान हो जाओगे। क्योंकि मैं जेनेटिक्स भी एकदम बेस से ही शुरू करूंगा कि अलील है क्या चीज़, वहां से शुरू होगा। ये समझ में आया, कोई दिक्कत, क्लियर? और कोई डाउट है ऐसा बेसिक सा जो पढ़ा अपन ने, बेशरम होके पूछो। ऑल गुड, ठीक। अब क्या बता रहा था मैं आपको, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टेप्स। पहली स्टेप जिसमें हाइफे पास आया, एक प्लस टाइप का और एक माइनस टाइप का। आप इसको मेल लिख सकते हो, इसको फीमेल लिख सकते हो, एक ही बात है। ये दोनों पास आएंगे तो यहाँ पर फ्यूजन होगा इस सेल का, इनके बीच का सेल वॉल हट जाएगी और ये फ्यूज हो जाएंगे और 2 न्यूक्लियस इधर आ जाएंगे। इसको अपन बोलेंगे n+n कंडीशन। और पहली स्टेप है प्लाज्मोगेमी, यानी साइटोप्लाज्म का फ्यूजन। हिंदी में बोलेंगे कोशिका द्रव्य का संलयन। ठीक है। और ये 2 न्यूक्लियस होने की कंडीशन को अपन बोलेंगे डाइकैरियोट। गलती से भी कोई आदमी यहाँ 2n नहीं लिखेगा, कूट दूंगा मैं। n+n विल रिमेन n+n। ये 2n नहीं है, डिप्लॉयड नहीं है। मुझे आके गणित मत बताना, इसलिए बायोलॉजी पढ़ा रहे हो ना, n+n 2n होता तब भी नहीं आता, मैंने वहीं पे कूटना है। n+n 2n नहीं होता, वो मैथ्स है, ये बायोलॉजी है। उधर डिवाइड करने से आधा होता है, इधर डिवाइड करता है सेल तो डबल होता है। तो अपना ज्ञान अपने पास रखें। सेकंड, प्लाज्मोगेमी के बाद होता है कैरियोगेमी। कैरियोगेमी में ये दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो जाएंगे और ये बनेगा आपका ऐसा। अब बनेगा क्या, 2n। क्या बनेगा, 2n। कैरियोगेमी को बोलते हैं न्यूक्लियर, कैरियो का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियर, गैमी का मतलब होता है फ्यूजन। हिंदी में बोलेंगे केंद्रक का संलयन। सिंपल भाषा में बोले तो 2 केंद्रक फ्यूज हुए हैं। तीसरी स्टेज क्या आती है, मियोसिस एंड स्पोर फॉर्मेशन। मियोसिस को अपन बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन और बीजाणु बनना। तो इसमें आपकी सेल के ऊपर बीजाणु बन जाएंगे 1 2 3 4।
लेट्स से अगर एस्कस है तो एस्कोमाइसिटीज के एग्जांपल देखें तो ये आपके कहलाते हैं स्पोर्स। ये 3 स्टेजेस होती हैं। इसको हिंदी में कहते हैं द्विकेंद्रकीय अवस्था। ठीक, जहां जहां चाहिए हिंदी जितनी रिक्वायर्ड है मैंने ऑलरेडी लिखी है। अगर फिर भी मुझसे कोई गलती हो गई हो कि ना बता पाया हूं कहीं पे तो आके पूछ लेना। जहां भी दिक्कत लगे आके उसी सब्जेक्ट के टीचर से क्लियरली पूछा करो कि सर ये चीज़ और समझाइए, समझा देंगे। समझने का टाइम क्या है? 2 से 4 PM। कृपया ट्राई करें कि उसी में आप डाउट पूछें, क्योंकि उसके बाद मोस्टली हमारी इवनिंग क्लासेस होती हैं। फिर भी मैं जनरली ट्राई करता हूँ, निकलते टाइम भी मैं पूछते हुए जाता हूँ बॉटनी लास्ट डाउट। अगर किसी का होता है तो पूछ के बता के ही जाता हूँ। हो गया लिख के? बताता हूँ, रुको। लिख के हो गया? किसी का लिखना बाकी है? आदिल, आ रहा है समझ में? हैंड राइटिंग में कुछ ना समझे तो भी पूछ लें, सर ये क्या लिखा है, गलत मत लिख के जाना। सुमित किधर गया? नदीम, आ रहा है समझ में? एनीबडी स्टिल राइटिंग? कोई है जो अभी भी लिख रहा है? ठीक है, तो सिंपल भाषा में बोले तो यहां पर हुआ क्या है, अगर आपको इस कंडीशन को समझना है तो 2 हाइफे पास आए, इधर अपन ने मेल फीमेल लिख देते हैं या प्लस माइनस लिखते हैं, जस्ट 2 कंपेटिबल हाइफेस आर कमिंग क्लोज टू ईच अदर। 2 हाइफे यानी वो जो तंतुनुमा स्ट्रक्चर है, यानी जो मैगी जैसा नूडल जैसा 2 था, एक इसका एक इस फंगाई का, वो पास आ रहा है, सिंपल। ठीक है, वो पास आता है और उसके बाद इनके बीच की जो क्रॉस वॉल है वो डिसॉल्व हो जाती है। एंजाइम्स आते हैं जो इसको डिसॉल्व कर देते हैं। ठीक है, और ये दोनों आपस में फ्यूज हो जाते हैं तो ऐसी सेल बनेगी जिसमें इनका जो साइटोप्लाज्म है वो आपका, सॉरी, जो साइटोप्लाज्म है इधर और इसका साइटोप्लाज्म है वो मिक्स हो गया। तो जब साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य दोनों कोशिकाओं का मिक्स हो जाए तो उसको आप बोलते हैं प्लाज्मोगेमी, प्लाज्म का गैमी फ्यूजन। ठीक है, लेकिन कुछ जगहों पे ये स्टेज इधर ही अटक जाती है, प्लाज्मोगेमी होके रुक जाते हैं। उसके बाद डाइकैरियोट स्टेज लंबी चलती है कुछ लोगों में, फंगाई में, बताऊं अगली क्लास में बताऊंगा क्यों होता है। अभी ये डाइकैरियोट स्टेज जो आई वो आगे जाके कैरियोगेमी होगा। कैरियो का मतलब अपन ने पढ़ा हुआ है प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, कैरियो यानी न्यूक्लियस, गैमी यानी फ्यूजन। तो अब दोनों न्यूक्लियस फ्यूज होंगे, इसको हिंदी में अपन कहेंगे केंद्रक का संलयन होगा या फ्यूजन होगा। तो यहां पर दोनों केंद्रक मिल गए तो 2n बन गया, n + n। एक सेट ऑफ क्रोमोसोम इधर था, एक सेट ऑफ क्रोमोसोम इधर था, तो दोनों मिल गए। तो अब क्या हुआ, ये वाला एक के पास ये था, दूसरे के पास भी इतना था, दोनों मिल गया तो क्या हो गया, हर किसी का 2-2 कॉपी हो गया। तो इसलिए इसको आपने क्या बोल दिया, n + n मिला तो 2n। ये है केंद्रक का संलयन या मिलन। उसके बाद होता है मियोसिस। हमेशा मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन अगर आपने बेसिक पढ़ा हो तो 2n वाली सेल जाती है और वो 4 स्पोर बनाती है, हैप्लॉइड, सारे के 1 1 1 1 1 1। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं मियोसिस। अब मियोसिस से गैमिट भी बन सकते हैं, स्पोर्स भी बन सकते हैं। यहां पर फंगाई स्पोर बना रहा है, गैमिट नहीं बना रहा है मियोसिस से। आया समझ? अब 2n से ये nn के 4 क्यों बने या कैसे बने? 2n से 2 nn बनने चाहिए थे, 4 कैसे बन गए? वो चीज आप पढ़ोगे 9th-10th में या फिर सीधा सेल डिवीजन चैप्टर में। अगर आपने तब नहीं पढ़ी है ध्यान से कॉन्सेप्चुअली तो मैं पढ़ाऊंगा आपको सेल डिवीजन में, उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, यहां नहीं बता सकता वो मैं, टाइम लग जाएगा। आया समझ? बस इतना ध्यान रखो कि जब भी मियोसिस होगा तो एक न्यूक्लियस से 4 बनेंगे सेल,
और चारों क्या होंगे, एन 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 हैप्लॉइड होंगे। इज दैट क्लियर? सबको समझ में आ गया? ये 4 स्पोर्स बन गए इस टाइप के स्ट्रक्चर में। वो स्ट्रक्चर क्या है, एस्कस, वो आगे अपन अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं, इन वेरी नेक्स्ट क्लास। ठीक है, तो ये बेसिक चीज हो गई। अब आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूं असाइनमेंट के अलावा। वो होमवर्क ये है कि जो लोअर फंगाई हैं, लोअर फंगाई, उनमें प्लाज्मोगेमी के बाद इमीडिएट कैरियोगेमी होता है, जिसको अपन बोलते हैं चटमंगनी पटब्या। ठीक है, लेकिन जो हायर वाले हैं, एडवांस फंगाई है, जैसे कि एस्को और बेसिडियो, तो बेसिडियोमाइसिटीज में सबसे लंबी डाइकैरियोट स्टेज होती है पूरे फंगाई किंगडम की, यानी ये ऐसी स्टेज पे अटका रहेगा बहुत देर तक, ये फ्यूज ही नहीं होगा। यानी एक तरीके से आप बोल सकते हो कि सर 2 परिवारों का मिलन हुआ है, 2 आत्माओं का मिलन नहीं हुआ है। एंगेजमेंट करा दिए, शादी नहीं करा रहे घर वाले, बोले अभी रुको, पहचान लो एक दूसरे को, वो वाला स्टेज चल रहा है। आया समझ? तो यहां पर आपका केस अटका हुआ है, एंगेजमेंट हो गई है, परिवार दोनों मिल गए, लेकिन केंद्रक दोनों को अलाउड नहीं मिलना। दैट स्टेज इज डाइकैरियोट, N+N। अब यहां पर एडवांस फंगाई क्यों अटके हुए हैं और इसको लंबा क्यों खींचते हैं, वो आपको अगली क्लास में सोच के आना है। नेट पे चेक मत करना, खुद से सोच के आना। गूगल करोगे तो कोई भी आंसर मिल ही जाता है। मैं वो नहीं चाहता, वो करना होता तो पूछने का सेंस ही नहीं बनता है। मैं चाहता हूँ आप अपने ग्रे मैटर को इस्तेमाल करें और सोच के आएँ। ठीक है, पुराने नहीं। आ गया समझ? अगली क्लास में फिर मिलते हैं अपन। ठीक है, तब तक नमस्कार, बाय बाय। बताइए।